अब सदर मुमलिकत से एक डील तय हो गई है एस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट वगैरह को नहीं छेड़ेंगे और आप मुझे उस तरह इस्तेमाल करें कि मैं जिंदा रह सकूं। सदर मुमलिकत जो है वो इलेक्शन की तारीख दे देंगे। अब एस्टेब्लिशमेंट का काफ़ी मकसद भी हल हो गया है। उमरताब बंदयाल साहब के साथ आगे बहुत बुरी होने वाली है, जिनको पीटीआई वाले भी कोस रहे होंगे और पीडीएम वाले भी कोस रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सहरवर्दी के साथ। आज बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। मुजम्मिल साहब ने तो हमें पहले ही इस प्रोग्राम में अंदर की बात बता दी थी कि सदर आरिफ अलवी साहब जो है वो एडवेंचर के मूड में हैं और वो कोई भी हालात हो जाएं, कैसे भी हालात हो जाएं, इलेक्शन की तारीख जरूर देंगे। और अब तहरीक इंसाफ ने भी मुतालबा करना शुरू कर दिया है कि सदर आरिफ अलवी साहब जो है वो इलेक्शन की तारीख दें। अंदर का मामला क्या है, इतनी देर डिले क्यों हुआ, खामोशी क्यों इख्तियार की गई सदर आरिफ अलवी की जानिब से, और अब जो है वो ये खबरें क्यों आ रही हैं कि वो इलेक्शन की डेट दे रहे हैं, इसी वाले से आज हम मुजम्मिल साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? मुजम्मिल साहब अल्लाह का शुक्र है। मुजम्मिल साहब अपने हालात तो ठीक है, मुल्क के हालात कुछ बेहतर नहीं है और फिर नहीं, खबरें आना आजकल तो शुरू मुल्क हो के गई। हालात तो बेहतरी की तरफ ही है। देखे ना जी, डॉलर शॉलर नीचे आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। स्मगलिंग रुकी है, मुजम्मिल साहब बिजली चोर सियासी पकड़े बहरान जा तो वहीं रहा, पे कायम है ना, बिजली चोर सियासी पकड़े बहरान गए वहीं हैं। पे कायम है। वो कहते हैं आजकल तो मनी चेंजेस पे आवाजें लग रही हैं, डॉलर ले लो, डॉलर ले लो। लेने वाला कोई नहीं है, बेचने वाले सारे हैं। आपने कोई डॉलर शॉलर स्टॉक तो नहीं किया हुआ था? काटा हो गया होगा आपको, 300 पे लेके 290 का बेच रही होंगी आजकल आप। नहीं नहीं मुजम्मिल हाँ? साहब, मैं अभी सरमायादार नहीं बनी। अच्छा, नहीं सुना आपको नया दौर डॉलर्स में पे करता है, तो फिर अब आपकी डॉलर्स में तो तनख्वाह कम हो गई। फिर अगर डॉलर की कीमत कम हो गई ना तो ठीक मुजम्मिल है। साहब, आप मेरी सैलरी की इनवाइस चेक कर के हम मुद्दे पे आ जाते हैं। जरा अंदर की बात बताएं कि सदर आरिफ अलवी साहब फिर इलेक्शन की डेट दे रहे हैं। जी सदर, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सदर आरिफ अलवी से आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई की भी मुलाकात हुई है और ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत मोहम्मद अली दुरानी साहब को भी काफी इस्तेमाल किया गया है, वो भी मिले हैं। अब सदर मुमलिकत से एक डील तय हो गई है एस्टेब्लिशमेंट की, क्योंकि सदर यानी मुमलिकत वो कह जो रहे थे ये कि खामोशी का दौरानिया अपनाया गया, ये मुलाकातों की वजह से था। मुलाकातों के बाद पर सदर मुमलिकत ने और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक डील तय हो गई है। ये डील बड़ी वादे है। इस डील जी के जी। तहत सदर मुमलिकत जो है उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से कहा है कि मुझे सेफ, मतलब मुझे जियो और जीनो दो के तहत सेफ पैसेज भी दिया जाए और सोसाइटी में मुंह दिखाने के काबिल भी रखा जाए और आप हम्म मुझे उस तरह इस्तेमाल करें कि मैं जिंदा रह सकूं। तो अब हम्म ये फार्मूला तय हुआ है कि सदर मुमलिकत जो है वो इलेक्शन की तारीख दे देंगे, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट वगैरह को नहीं छेड़ेंगे। हम्म ठीक है ना? और वो उस पर कोई एडवेंचर नहीं करेंगे और अपनी इलेक्शन की डेट एक दे दें। उस डेट के हम्म हवाले से एक आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन कहेगा कि सदर को डेट देने का अख्तियार नहीं है, पीटीआई वाले कहेंगे सदर ने डेट दे दी है, ये 14 मई वाला हाल हो जाएगा। फिर केस चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में कि क्या सदर डेट दे सकता है या नहीं दे सकता। नए कानून के तहत इस आइन के ऊपर फैसला करने में 10-15 दिन महीना लग जाएगा, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब ने कहा है कि कोई भी केस तब तक नहीं चल सकता जब तक हम्म प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं होगा। लिहाजा हम्म ये तो ऐसे लग रहा है कि जिस दिन वो सुप्रीम कोर्ट का हलफ उठाएंगे, पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला करेंगे, क्योंकि उनका फैसला है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जब तक फैसला नहीं होगा, जिसके ऊपर बंदयाल साहब ने स्टे दिया हुआ है और दोबारा उसकी हेयरिंग फिक्स नहीं की, तो पहले तो उसका फैसला किया जाएगा। उसमें भी 4-5-6 दिन 7 दिन लग ही जाएंगे ना, एक दिन में तो नहीं होगा। फिर कोई फुल हम्म कोर्ट होगा और फिर जाके सदर की ये तारीख वाला मामला सुप्रीम कोर्ट देखेगा। जहां तक मुझे लगता है सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के शुरू में देखेंगे। फिर जब कहेंगे कि सदर ने तारीख ठीक दी है या गलत दी है, इस पर फैसला होगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन 90 दिन का शेड्यूल मांग लेगा। तो ये हम्म शेड्यूल जाकर वही जनवरी एंड और फरवरी आ जाएगा, चाहे सदर साहब डेट दे दें। क्योंकि अगर सदर साहब 9 अगस्त को जब असेंबलियां टूटी थी फौरन हम्म डेट दे देते तो फिर तो बड़ा बहरान पैदा हो जाता, लेकिन अब उन्होंने कुछ 1.25 महीना जाया कर लिया है इस सारी में। अब एस्टेब्लिशमेंट का काफी मकसद भी हल हो गया है।
हल्का बंदियां शुरू भी हो गई हैं, मर्दमशुमारी वाला बात भी वो कहेंगे जी हमने इतना काम मुकम्मल कर लिया है। जब तक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा तब तक इलेक्शन कमीशन कहेगा 70% काम हल्का बंदियों पर मुकम्मल हो चुका है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा कि जी 70% काम मुकम्मल हो गया है तो मुकम्मल कर लेने दें। तो एक जवाब पैदा हो जाएगा और उनका ख्याल है कि इसके बाद जो है वो ठीक मामला चल जाएगा। तो ये एक 50-50 पे डील है सदर आरिफ अलवी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री कोर्ट वाले मामले को ना छेड़ें और इलेक्शन की डेट अगर देना चाहते हैं तो दे दें। अगर वो समझते हैं कि इससे उनकी कोई सियासी पोजीशन बेहतर होगी तो वो ये कर लें तो एस्टेब्लिशमेंट इसको हैंडल कर लेगी। बाकी तारीख तो पहले भी सदर ने दे दी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अमल भी दे नहीं हुआ दी था थी। उस पे। तो फिर अगर एर की सदर तारीख दे देगा तो कड़ा अमल हो जाएगा। अब तो कानून साजी भी हो गई हुई है और फिर अब वो कोई हम ख्याल बेंच भी नहीं है, फुल कोर्ट बनेगा, 17 जज बैठेंगे, 15 जज बैठेंगे, सारा फैसला होगा तो ये देखा जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है मैं पहले दिन से पहले अगर जब हमने आज से 1 माह पहले बात की थी तब सदर जी ये जी तारीख देते तो एडवेंचर था। अब सदर जी तारीख देने जा रहे हैं तो सेटलमेंट के साथ और एक डील के नतीजे में देने जा रहे हैं और ये डील उनकी एस्टेब्लिशमेंट से हो गई है। ये मुफाहमती डेट होगी। पहले वो डेट देते तो वो मुज़ाहमती डेट थी, अब मुफाहमती तारीख है। अब वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक फिक्स मैच खेलेंगे ताकि एस्टेब्लिशमेंट का मसला भी हल हो जाए और उनको भी एक जो है आई वॉश और फेस वॉश मिल जाए। मतलब सदर साहब की तो मुफाहमती डील हो गई। आज जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट के खासे मायूस नजर आए और उन्होंने कहा कि हमें जो है वो आईनी इशू सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान लिया गया और वो कोई उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो कोई पॉजिटिव नहीं थी। क्या उनकी भी कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील हो सकती है? ये तो ऐसे ही है जैसे मैं ना नया दौर वालों को कहूँ कि सोबिया जो है ना वो मुझसे सवाल पूछकर मेरा बड़ा इम्तिहान लेती है। भाई मेरा ये काम है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर आईनी मामलात पर फैसले करना उनका काम था। इसी बात की तो वो तनख्वाह लेते हैं। मतलब ये हम्म कौन सा कहा हुआ जो उनकी अगर उनको ये काम नहीं आता और मुश्किल लगता है, इम्तिहान लगता है, वो नौकरी छोड़ देते। वो क्यों चिमटे रहे नौकरी के साथ? अगर ये इतना ही सख्त इम्तिहान था ना देते ये इम्तिहान, घर चले जाते, कहते भाई मैंने ये इम्तिहान नहीं देना, कोई और दे ले। मेरा हम्म मतलब है सारा वक्त जाया करके अब आप, मेरा मतलब है कि किसानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। आपने अपना हम्म पूरा टाइम एंजॉय किया है, भरपूर पॉलिटिकल इनिंग खेली है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आमरीत कायम रखी है। आज आप जिस काजी फायज ईसा को कह रहे हैं कि बड़े अच्छे हैं, इसी काजी फायज ईसा को आपने एक केस नहीं दिया, इसको बिल्कुल आपने जो है वो घर बिठा के रखा है। और आज जब आपको पता है वो चीफ जस्टिस बन रहा है तो आप ये कह रहे हैं कि जी उसको वो बड़ा अच्छा आदमी है। तो एक अच्छी इनिंग खेलने के बाद उनको इस तरह की लेम एक्सक्यूजेस नहीं पेश करने हम्म चाहिए। ये दुरुस्त है कि इस वक्त उनकी पोजीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। अब आप देखें ना तहरीक इंसाफ वाले भी अब उमर अता बंदयाल साहब को गालियां निकालना शुरू हो गए हैं और दूसरे लोग तो पहले, हम जैसे लोग तो पहले ही उनके नाकद थे। जो लोग हम्म उनके सपोर्टर थे, जो उनके बिल्कुल हक में हर वक्त बात करते थे, अब तो वो भी उनके खिलाफ बात करते हैं। उस दिन मैंने हम्म देखा शुएब शाहीन साहब भी उनके खिलाफ बात कर रहे थे जो पीटीआई के वकील हैं। और पीटीआई के दोस्त शहबाज गिल भी उस दिन कह रहे थे उमर अता बंदयाल तुमने बड़ा नाउम्मीद किया। तो अब उमर अता बंदयाल साहब ने तो दोवें पासों गाला पहनी उन्हें। उमर अता अच्छा, बंदयाल मतलब साहब साहब एक सहाफ़ी ने जो उनसे बड़ा अहम सवाल किया कि आप फुल कोर्ट पर रेफरेंस दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी हम भी इंतजार कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो आपको भी पता चल जाएगा। ये इंतजार देखिए कहाँ फुल से कोर्ट कर रहे लेना हैं वो? बड़ा मुश्किल है। फुल कोर्ट अगर वो लेंगे तो काजी फायज ईसा ने तकरीर नहीं करनी, हम्म वहां पे सारे जजेस बैठे होंगे। तो जिन जजेस को उन्होंने खुडे लाइन लगाया हुआ है वो जजेस वहां मौजूद होंगे। उनका भाई, हम्म उनके लिए तो मुनीब अख्तर अपने घर में ही शैया कर रहे हैं। आप मेरी हम्म बात समझे ना, वो तो अपने हमख्याल बेंचेस से ही मुझे लगता है फुल कोर्ट ले लेंगे। उनके अंदर हिम्मत है काजी फायज ईसा को फेस करने की, उसकी तकरीर सुनने की। वो तो उसको साथ बेंच में नहीं बिठा सकते थे, तो उनको सुनेंगे, वो उतार के रख देगा सारा। उमर अता बंदयाल साहब के साथ आगे बहुत बुरी होने वाली है। वो पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा पंचिंग बैग होंगे जिनको पीटीआई वाले भी कोस रहे होंगे और पीडीएम वाले भी कोस रहे होंगे। जिनको जिनके लिए उन्होंने इतनी सहूलतकारी की है वो भी उनको गालियां दे रहे होंगे
और जिनके खिलाफ सारे फैसले दिए हैं वो भी उनको गालियां दे रहे होंगे। उनके पास कोई घर नहीं होगा, वो एक बेघर से आदमी होंगे जिस पे हर कोई तनकीद कर रहा होगा। जो पाकिस्तान की सियासत का वो पंचिंग बैग होगा जिसके हक में कोई भी बात नहीं कर रहा होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ वालों ने हल्की हल्की गुफ्तगू उनके खिलाफ शुरू कर दी है, ढोल की बजानी शुरू कर दी है। और मुझे नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ वालों ने भी उन्हें खूब तबर्रे सुनाने हैं और इधर दूसरी तरफ से भी बहुत तबर्रे सुनाए जाएंगे, तो उनके लिए मुश्किल वक्त है आगे। बाकी काजी फायज ईसा आगे आ रहे हैं, मुझे लगता है उनके 2-3 बड़े इम्तिहान है। एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है जो उनके लिए बड़ा इम्तिहान है, उन्होंने उसके साथ कैसे डील करना है। फिर क्या वो मुल्क में इंतखाबात पर फुल कोर्ट बना सकेंगे। जूनियर जजेस को वापस भेजने का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि उन्होंने जो जूनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट हुए हैं उनको वापस कैसे भेजना है। तो ये जो 17 तारीख को काजी फायज ईसा आएंगे, तो उसके बाद पाकिस्तान में एक नई जो है वो शुरू होगी आइन की बहाली की तहरीक, और देखा जाएगा कि अब फुल कोर्ट बनता है कि नहीं बनता, सीनियर जजेस पर बेंचेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कि क्या काजी फायज ईसा भी अपने किसी हम ख्याल बेंचेस के जरिए ही मामला चलाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक और बड़ा इश्यू जो है वो गर्दिश कर रहा है, मैं उस हवाले से आपसे अंदर की बात जानना चाहूँगी। डॉक्टर दानिश ने एक साथ लगाए हैं वफाकी साबिक जो वज़ीर इत्तलात थी मरियम औरंगज़ेब के, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में और दुबई में करोड़ों की जायदादें बनाई हैं और 16 महीनों में बड़ा पैसा कमाया है। और दूसरी तरफ जो है वो शाज़िया मरी पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने हरमीत सिंह सहाफ़ी जो है उनको एक चैनल से जो है वो नौकरी से निकलवाया है। मुज़म्मिल साहब, अंदर की बात क्या है? देखिए मेरी बात सुने, हरमीत सिंह ने ना डॉक्टर दानिश वाला काम किया। उन्होंने ये किया कि उस शाजिया मरी के घर से 97 अरब रुपए बरामद करा दिए, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। शाजिया मरी ने उन्हें नोटिस भेजा, चैनल ने उन्हें फारग कर दिया। अब वो और कभी मुज़म्मिल साहब, मसहब का हरमीत सिंह का तो ये कहना है मैंने जो है वो माफ़ीनामा भिजवाया शाज़िया मरी साहबा को। जितनी वो खबर रीट्वीट हुई है, जितनी शादी मतलब स्कैंडल बनाया है, वो माफीनामा काफी है। अगर हरमीत सिंह यूके में होते तो उनके पांडे टिंडे बिक जाते, उनके ऊपर इतनी बड़ी डेफेमेशन की डिग्री हो जाती। और ये हुँ, डॉक्टर हुँ। दानिश भी अगर लंदन में या अमेरिका में ये ट्वीट करते ना मरियम औरंगजेब के बारे में, तो उनके ऊपर जिस तरह का मुकदमा मरियम औरंगजेब करती ना, तो डॉक्टर हुँ, दानिश हुँ। का सब कुछ बिक जाता। देखिए मरियम औरंगजेब की ईमानदारी और पर मुज़म्मिल साहब, डॉक्टर तो दानिश ने तो कहा इनक्रेडिबल सोर्स से मैं कह रहा हूँ। बस ये क्रेडिबल सोर्स आप रहने ही दें। मैं आपको बताता हूँ, मरियम औरंगजेब तो वो वफाकी वजीर थी जो नवाज शरीफ दौर में भी वजीर थी। हुँ, उनके हुँ। उनके ऊपर तो कोई 1 रुपए की करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकता। जब हर तरफ इमरान खान करप्शन 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 का मंत्रा पढ़ते थे, तब भी हुँ, कोई हुँ। मरियम औरंगजेब पर आवाज नहीं उठा सकता था। वो उनके बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके माली मामलात के बारे में। देखिए उनके हस्बैंड जो है वो एक मल्टीनेशनल में ऑस्ट्रेलिया में जॉब करते हैं, और बहुत उनके पास ये टोबैको कंपनी में और इंटरनेशनल उनके पास मल्टीनेशनल में जॉब करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है। वो जब ऑपोजिशन का दौर था तब भी अपने हस्बैंड के साथ उनको मिलने और बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया जाती थी, क्योंकि उनके हस्बैंड की जॉब ऑस्ट्रेलिया में है। हुँ, लेकिन वो हुँ। पाकिस्तान में रहती हैं, उनकी सास दुबई में रहती हैं, हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उनका ससुराल जो है वो बड़ा वेल ऑफ है। वो अब आप उनके ससुराल का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका खावंद आपको कभी किसी तकरीब में नजर नहीं आया होगा, उनको पाकिस्तान में जानता कोई नहीं है, हुँ, वो हुँ। कभी पाकिस्तान में नजर ही कम आते हैं। उनकी ससुराल भी इसी तरह। तो जो उनके ससुराल की क्योंकि दौलत है या उनके ससुराल की खुशहाली है, उसको को मरियम औरंगजेब की करप्शन तो नहीं कहा जा सकता। ये शहबाज गिल ने भी एक दफा बहुत डेरोगेटिव कमेंट किया था मरियम औरंगजेब के बारे में। हमने हुँ, तब भी हुँ। कहा था कि लोग उनके ससुराल को देखें, उनके हस्बैंड को देखें, वो क्या जॉब करते हैं, क्या वेल ऑफ हैं, किस तरह की जॉब करते हैं और उनके माली मामलात कैसे हैं। मरियम औरंगजेब के बारे में तो पूरी कैबिनेट ने उनकी तारीफ की है, उनके काम की। बाकी डॉक्टर दानिश साहब को और कुछ सहाफियों को आजकल बहुत एतराज है कि जी पीडीएम की गवर्नमेंट ने कोई इश्तिहार दे दिए मीडिया हाउसेस को, लिहाजा हुँ, वो हुँ। बड़ी ज्यादती कर दी। तो भाई सिंध गवर्नमेंट ने तो फेडरल गवर्नमेंट से ज्यादा इश्तिहार दिए हैं, हुँ, जरा हुँ। उस पर भी बात कर लें। ये जो इंसाफ कार्ड के इश्तिहार फवाद चौधरी साहब ने दिए थे, वो किस खाते में थे? और जो परवेज इलाही साहब 1 महीने में
6 अरब के इश्तिहार दे गए थे, वो किस खाते में है। मरियम औरंगजेब ने तो सबसे ट्रांसपेरेंट तरीके से सबको बराबरी की बुनियाद पर हर मीडिया हाउस को उसके मुताबिक इश्तिहार दिए हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मरियम औरंगजेब ने किसी डमी पेपर को, किसी डमी चैनल को इश्तिहार दिए हैं। जबकि और सिंध और इन सब के बारे में तो ये वो कोई ये भी नहीं कह सकता उन्होंने किसी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को बहुत ओब्लाइज किया है। उन्होंने तो बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से काम किया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि डॉक्टर दानिश साहब को अपनी तस्हीह करनी चाहिए, और इस तरह बेवजह उनको अब ये दौर गुजर गया है। ये अब हमारे दोस्त हैं 2015, 16, 17, 17 की जर्नलिज्म से बाहर आ जाएं कि आप जो है इस तरह किसी पर इल्जामात लगाकर अटेंशन ले सकते हैं, कोई रेटिंग ले सकते हैं, कोई तवज्जो हासिल कर सकते हैं, बल्कि इससे क्रेडिबिलिटी खराब होती है। हरमीत वाला मामला देख लें और मामला देख लें, इससे जर्नलिस्टों की क्रेडिबिलिटी खराब होती है। और मैं पहले भी कहता हूं पाकिस्तान में डेफेमेशन लॉस की कमजोरी का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए कि हम इस तरह किसी की भी पकड़ी और किसी पर भी कीचड़ उछाल सकें। मरियम औरंगजेब के मैं समझता हूं कि उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट तो जो बिल पास किया जिसके तहत जर्नलिस्टों की सैलरी को सिक्योर किया गया, और ये कहा गया कि टीवी के चैनल्स के जो 2 माह तक जो टीवी चैनल नौकरी तनख्वाह नहीं देगा उसके सरकारी इश्तिहार बंद कर दिए जाएंगे। आप ये बताएं कि ये कानून कोई बना सकता है इन मालकान की मौजूदगी में? ये मरियम औरंगजेब भी बना सकती थी कि कोई टीवी चैनल अगर 2 माह तक अपने मुलाजमों को तनख्वाह नहीं देगा तो उसके इश्तिहार बंद कर दिए जाएंगे। ये कानून भी मरियम औरंगजेब भी बना सकती थी कि अगर कोई पैमरा के ऊपर सिर्फ चेयरमैन पैमरा का इख्तियार नहीं होगा बल्कि एक बॉडी होगी, बोर्ड होगा जिसमें पीबीए के नुमाइंदे भी होंगे, पीएफयूजे के भी नुमाइंदे होंगे, ताकि अगर किसी चैनल के खिलाफ कोई शिकायत है तो वो चैनल के मालकान का नुमाइंदा, जर्नलिस्टों का नुमाइंदा उसमें बीच में बैठा हो। ये चेयरमैन पैमरा अकेला जो है वो चैनल बंद कर दे, चैनल खोल दे वाला सिलसिला भी और ना हो सके। मैं समझता हूँ मरियम औरंगजेब ने पाकिस्तान की सहाफत के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने जो जर्नलिस्टों को हेल्थ कार्ड दिया है और उन जर्नलिस्टों को भी दिया है। हमारे यहाँ जर्नलिस्ट सिर्फ ये समझा जाता है लाहौर, इस्लामाबाद, कराची वाले, उन्होंने तो छोटे शहरों के जर्नलिस्टों को भी हेल्थ इंश्योरेंस दी है, हेल्थ कार्ड दिया है, जिस पर सब हम जर्नलिस्ट कम्युनिटी को वैसे मरियम औरंगजेब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन हम मजबूर हैं। हमारे अंदर काली भेड़ें मौजूद रहती हैं जो हमारे मुहसिनों के खिलाफ भी ऐसे ट्वीट करती हैं जिन्होंने हमारी बरादरी के लिए, हमारे लिए काम किया। और फिर वैसे भी जब उनके ऊपर कोई केस नहीं है, अगर डॉक्टर दानिश साहब के पास कोई मवाद है वो जाकर नैब में जमा कराएं जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं, और अगर आपके पास कोई फाइल है तो आप जाके नैब में जमा करा दें, एफआईए में, एंटी करप्शन में। और मुजम्मिल साहब उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो तहकीकात कराएं। वो कैसे कराएं? वो तो घर गए, चले गए। वो नवारुल्लाह काकड़ को कहें, मुर्जा सुलंगी साहब को कह लें तो मैं फिर भी मानूं, शहबाज शरीफ कैसे कराएं? वैसे ही मैं समझता हूँ कि वो उनको जरा गुस्सा है डॉक्टर दानिश को मरियम औरंगजेब पे होगा कि वो फोन कम उठाती थी, बिजी होती थी। बहुत सारे जर्नलिस्टों को, हमारे दोस्तों को उनसे ये गिला रहा है कि वो दौरान वजारत फोन कम उठाती थी या उनकी अवेलेबिलिटी जरा कम थी। तो उस हवाले से मुझे लगता है डॉक्टर दानिश को गुस्सा होगा कि उनके प्रोग्राम में नहीं आई है, वो गुस्सा निकाल रहे हैं। हालांकि मैं समझता हूँ ये भी बचकाना बात है और डॉक्टर दानिश साहब को किसी पर कीचड़ उछालने से पहले ख्याल करना चाहिए कि ये जर्नलिज्म पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, और उन्हें जो है इस तरह किसी खातून के ऊपर, देखे ना हरमीत ने भी एक खातून पर इल्जाम लगा दिया, इसी तरह डॉक्टर दानिश ने भी एक खातून पर इल्जाम लगा दिया करप्शन का। ये हमारी खवातीन जो हैं जो अपना दामन हर तरह का बचाती हैं, इन्होंने अपनी कैरेक्टर को भी बचाना है, इन्होंने माली मामलात से भी बचाना है। और मैं समझता हूँ कि मरियम औरंगजेब के बारे में तो उनके दुश्मन भी उनका नाम एहतराम से लेते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक मरियम औरंगजेब पे जितने भी इल्जामात लगाए हैं वो सरासर हकीकत पर मबनी नहीं है और ये मुकम्मल तौर पर प्रोपोगंडा किया जा रहा है उनके खिलाफ। और दूसरा बड़ी एक अहम खबर जो मुजम्मिल साहब ने हमें आज अंदर की बात में बताई है कि सदर आरिफ अलवी की इस्टेब्लिशमेंट के साथ 50-50 की डील हो चुकी है और अब वो जो इलेक्शन की तारीख दे रहे हैं ये एडवेंचर नहीं है, ये मुफाहमती डेट है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।